नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं सतीश मानिया जो शीश इंडस्ट्रीज से हैं। सतीश नमस्कार, बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। और हम सब जानते हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के समय में जब सारी चीज़ें लूज़ नहीं खरीदी जाती है, एक पैकेज ब्रांडेड फॉर्म में ली जाती हैं। तो पहले तो ये समझाइए कि ये इंडस्ट्री इंडिया में कितनी बड़ी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कमोडिटी यूज़ हो रही है वो एनर्जी है, एंड सेकंड मोस्ट कमोडिटी जो यूज़ हो रही है वो पैकेजिंग प्रोडक्ट है। आप कोई भी सेगमेंट ले लो, कोई भी डोमेन, मैन्युफैक्चरिंग लो, ई कॉमर्स लो, ऑटोमोबाइल सेगमेंट कोई भी लो, वहाँ पे पैकेजिंग प्रोडक्ट के बिना कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आप कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो नेक्स्ट कमोडिटी आती है वो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट अगर मैं 2020 से 25 की बात करूँ तो $204 बिलियन का आज बिजनेस है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज इंडिया का, जो 26.4% CAGR से रजिस्टर हुआ है 20 से 25 तक, और आने वाले दिनों में यही इससे ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। रीज़न है कि इंडियन SMEs को अभी बहुत सारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है, तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बहुत होने वाला है। साथ ही साथ बाकी जो इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो ही जाता है। तो कौन से कैटेगरीज यहाँ पर बेहतर हैं? हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स भी चल रहा है, बैम्बू भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी हैं, जूट भी है। तो कहाँ पर कैसी ये इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ है, कहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है? आज प्लास्टिक को सोसाइटी में बहुत भ्रम है कि प्लास्टिक पॉल्यूटेड प्रोडक्ट है, बट अगर आप प्लास्टिक पॉल्यूटेड प्रोडक्ट नहीं है, आप अगर आपकी आदत चेंज करें, इसको अच्छी तरीके से कलेक्ट करें और इसको मैनेज करें वेस्ट को, तो प्लास्टिक से अच्छी कोई कमोडिटीज़ है ही नहीं पैकेजिंग में। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, फूड पैकेजिंग आप ले लो या कुछ जिसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है, वहाँ पे आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आप वुड या और बाम्बू से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं और पैकेजिंग में यूज़ ले सकते हैं। आज के दिनों में प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। उससे नेशनल एसेट्स और एनर्जी का वेस्ट भी हो रहा है। तो अगर आप मल्टी टाइम यूज़ जो चीज़ का कर रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा जहाँ पे चाहिए वहाँ पे प्लास्टिक अच्छा है। बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो, और इंडिया का और वर्ल्ड का मार्केट भी ग्रोथ हो रहा है। शीश के बारे में भी जानना चाहेंगे सतीश कि यहाँ पर किस तरह से आपकी ग्रोथ रही है और एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री क्या करती है? शीश जब हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया था 2014 में, तो एक प्रोडक्ट और 1000 टन पर एनम की कैपेसिटी से शुरू किया था। आज हम लोग 16 प्रोडक्ट और 20,000 टन की कैपेसिटी है। अभी हम लोग इंसुलेशन प्रोडक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। शीश का आज का जो रेवेन्यू है 65% एक्सपोर्ट से ही आ रहा है, और मेजर मार्केट शीश इंडस्ट्रीज का US और यूरोपियन मार्केट्स है। तो वहाँ पे हम हाउस इंडस्ट्रीज़ और रिक्रिएशनल जो व्हीकल्स है वहाँ पे मेजर सप्लाई इंसुलेशंस में है, एंड पैकेजिंग सेगमेंट में भी डिफरेंट डोमेन में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल ले हो आप, या अदर ई कॉमर्स सेगमेंट ले सकते हैं, ग्लास, एग्रोकेमिकल्स, बहुत सारी जगह पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरर है वो शीश का कस्टमर हो सकता है। अब यहाँ से किस तरह का विजन है आपका, क्योंकि काफ़ी हद तक हम देखते ही हैं कि मार्केट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, टेक ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं अपनी ग्रोथ यहाँ से? अभी हम लोगों ने अगले कुछ सालों में नई स्ट्रेटजीज बनाई है, तो वहाँ पे हम लोग US मार्केट को एक्सपांड अपनी ओन ब्रांड से हम लोग प्लान कर रहे हैं। देन हम लोग प्लान कर रहे हैं शीश इंडस्ट्रीज में नए एक्विजिशन और प्रोडक्ट को और भी लाया जाए, जिससे हम लोग हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा सके। हम लोग एक शीश इंडस्ट्रीज में डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं inpackaging.com। सो यूनिफाइंग पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए है, तो जहाँ पे हम लोग सारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको एक ही जगह पे लाना चाहते हैं। डिजिटल दुनिया बना रहे हैं कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के साथ बहुत सारे सॉल्यूशन मिले। हम लोग एक फोरम लॉन्च कर रहे हैं जो पूरी आपको पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की देश और दुनिया की नॉलेज आपको देने वाला है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे जो आपकी कंसल्टेंसी देंगे आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। देन हम लोग EPR और PW पे काम कर रहे हैं। एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं जहाँ पे सारे रीयूजेबल रेंटिंग पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के सप्लायर ऑन बोर्ड हो और यूजर्स उनके फ़ायदे ले सके। और एक वर्ल्ड क्लास लैब बनाने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट की हम लोग टेस्टिंग कर पाएँ। इंडिया में आज की तारीख में बहुत सारे टेस्टिंग नहीं हो पा रहे हैं, जैसे लाइफ एनहांसमेंट के लिए जो फूड पैकेजिंग होता है, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी कुछ एक भी लैब नहीं है आज की डेट पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग
प्राइड लैब में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे पैकेजिंग डेवलपमेंट करने वाले और यूजर्स को फायदा मिल सके। सतीश, जैसे आपने कहा, और ये फाइनल सवाल है, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारी ऑफ कोर्स जहाँ तक R&D की बात है या लैब्स की बात है, इंडिया में उनकी कमी हमने देखी है काफ़ी खलते हुए, और यहाँ पर काफ़ी इंट्रोडक्शंस भी आते हुए नजर आए हैं। तो कब तक आपको लगता है कि ये चीज़ें हम ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेड तौर पर होता हुआ देखेंगे? हम इन पैकेजिंग को अगले 9 मार्च को लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड फॉरम जो ऐप हमारी है, सोशल मीडिया एक ऐप है, उसको लॉन्च कर रहे हैं। अगले 6-8 महीने में हम लोग हमारी जो डेवलपमेंट काम शुरू है, तो मार्केट प्लेस जो रेंटल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का वो करेंगे, और लैब का काम आज से ही शुरू किया है, तो अगले 3 साल में हम उसका काम खत्म करेंगे, जहाँ पे 500 प्लस हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं अलग अलग डिफरेंट पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का। ऑल राइट, बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको सतीश, और बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में हमारे दर्शकों से शेयर भी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं केरिया कमोडिटीज़ के अजय केरिया और chartandchart.com के फाउंडर विकास बगारिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी हद तक तेज़ी का रहा इन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स के लिए। विकास, सोना अब यहाँ पर ऑन चार्ट्स कैसा नजर आता है? अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ से अब आप कहेंगे कि नॉन फार्म पेरोल का डेटा है वो काफी हद तक यहाँ पर इसे पुश या पुल कर सकता है। गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, एकदम टेक्निकली वो जो डेटा है उसी का इंतजार भी है एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में $2152 का जो प्रीवियस हाई था दिसंबर का, वहां पे रिटेस्ट करके थोड़ा सा इंटरनेशनल गोल्ड वहां पे रुका है एंड MCX में 64,000 का बेस बन रहा है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद में ये वापस एक तेजी पकड़ना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं डेटा आने का। तो अगर इस डेटा आने पे थोड़ा सा बाई ऑन डिप मिल जाए, 64,000 MCX में 64,200 100 के करीब मिलता है, तो 64,000 के नीचे का स्टॉप लॉस देके गोल्ड में तेजी का पोजीशन बनाना चाहिए। आने वाले दिनों पे लगता है 65,100 और 65,300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जी मैम। ऑलराइट, ऑल टाइम हाइज के करीब सोना यहाँ पर, और भी तेजी की एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स कुछ कंसोलिडेशन और कुछ डिप्स का यहाँ पर इंतजार। अजय, आप चांदी कैसे देखेंगे? क्योंकि 7 हफ्ते के आसपास यहाँ पर भी कारोबार, और चांदी काफी हद तक सोने को थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है। वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो चांदी थोड़ी आउट परफॉर्म इसलिए भी कर रही है क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो कहीं ना कहीं 90 से अब नीचे आने की तैयारी कर रहा है। बट आई थिंक कि पिछले 3 सेशन में जो एक बड़ी रैली हमने देखी, कल इनफैक्ट 74 के ऊपर भी हमने चांदी आती हुई देखी, इंटरनेशनल में भी हमने एक अच्छा खासा गेन देखा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिकॉज आज नॉन फार्म का भी डेटा आना है। साथ में हमने देखा ये जंप इसलिए आया क्योंकि अभी ये माना जा रहा है 0.25 का रेट कट हम जून में देख पाएंगे, डेट इज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। जैसे हमने दिसंबर में देखा था वैसा ही सीन अभी बन रहा है। तो आई थिंक एक थोड़ा सा पॉज आना चाहिए। इनफैक्ट आज सिटी रिसर्च से भी कुछ अपडेट आए थे जहां पे बता रहे थे कि गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले FOMC मीटिंग से पहले कुछ कंसोलिडेट करना चाहिए। तो आई थिंक आई एम इन द व्यू के बेटर यहां से इतने हाई लेवल पे बाइंग नहीं करना चाहिए। एक टेक्निकल पुलबैक चांदी में लग रहा है जो मुझे लगता है 72,500 से 72,200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 73,500 पे बेचिए, 74,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, 72,500 तक का एक पुलबैक हम चांदी में देख पाएंगे। ऑलराइट, तो 72,000 तक के लेवल्स अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलें तभी खरीदारी करें। करंट लेवल्स पे यहाँ पर बिकवाली की राय है। साथ ही विकास, मेटल्स में अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे? क्योंकि एक बहुत ही डाइवर्जेंट व्यू पिछले एक हफ्ते में बनता हुआ नजर आया है। फेरस मेटल्स जैसे कि स्टील और आयरन ओर में वीक ऑन वीक बेसिस में गिरावट है, लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक में निचले स्तरों से खरीदारी भी देखने को मिली। जी मनीषा जी, देखिए टेक्निकली जो है ये कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था, थोड़ा सा ब्रेकआउट देके उठा है। अब कॉपर का जो है टेक्निकल जो चार्ट्स में अगर मैं बोलूँ तो इसने अपने एक रेजिस्टेंस क्लस्टर को पार कर लिया है। तो कॉपर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स में रहेगा। 722 721 के जो जोन्स है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है MCX चार्ट्स पे। तो थोड़ा सा डिप मिलता है 724 25 के करीब में, तो इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 732 34 के क्लस्टर दिख रहे हैं रेजिस्टेंस के, वहां तक का टारगेट रखना चाहिए। और आने वाले दिनों में अगर 734 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर तेजी देखने मिल सकती है 750 तक के लेवल्स पे भी। जी मैम। ऑलराइट, जिंक और एल्यूमिनियम पे यहाँ पर अजय क्या राय होगी?
देखिए वैसे बेस मेटल में हमने कंसोलिडेशन देखा पिछले एक हफ्ते में। उम्मीद है चाइना से और स्टिमुलस या फिर आज जो फेड की अपडेट्स आएंगी उससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक जिंक 220 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, एक दायरा बना हुआ रहेगा। आज रिकवरी जरूर है, कल भी हमने देखा कि 18-19 तक जाता है, फिर ड्रॉप आ जाता है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। 216 का अगर लेवल मिलता है वहां पे हम बाइट करना चाहिए। 214 के स्टॉप लॉस हायर साइड पर मुझे लगता है लिमिटेड है एज ऑफ नाउ, अनलेस अंटिल चाइना से कोई स्टिमुलस या और कुछ नया अपडेट नहीं आता है। प्राइसेस 16 से 20 के बीच में रहेगा। बात अब यहाँ पर एनर्जी की भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली हमने क्रॉस बोर्ड यहाँ आते हुए देखी है, चाहे वो कच्चा तेल है जहाँ पर अपने हाई से गिरावट है और 83 के नीचे अब यहाँ पर कारोबार, और चाहे वो नाइमेक्स है जहाँ पर 80 प्लस के लेवल्स हमने बनते हुए देखे थे, करीबन $1.5 की गिरावट अपने हाई से। यहाँ भी आज कुछ खरीदारी जरूर ऑन चार्ट्स है। विकास, इन गेन्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए? एक डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करता हूँ मनीषा जी। क्रूड ऑयल पे मेरे क्लाइंटों का पोजीशन है, तो इसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि क्रूड ऑयल पे 6400 के करीब पे डेली चार्ट में 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन है, एंड वीकली चार्ट पे भी रिसेंटली इसने अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करके वहां से बाउंस दिया है। तो क्रूड ऑयल मेरे को लगता है कि जब तक 6400 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता है तब तक इसमें मंदी नहीं किया जा सकता। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको थोड़ा सा नीचे 6450 6500 के करीब मिलता है तो हमें बाई करना चाहिए। 6400 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और आने वाले दिनों में इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 6750 और 6800 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जी मैम। विकास, स्लाइटली लॉन्गर टर्म कैसा नजर आता है? क्योंकि जिस तरह की सिटी की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका है, यूबीएस है, वुड मैकेंजी से आज मेरी बात हो रही थी, आज सबका यही मानना है कि दूसरा और तीसरा क्वार्टर आते आते यहाँ पर 90-95 की रेंज ब्रेंट में बनती हुई दिख सकती है। हाँ जी मैम, मैं उसी को अभी कंटिन्यू करने वाला था कि जैसे ये जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है क्रूड ऑयल, तो एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। अगर ये जैसे डेली चार्ट में भी अपने 200 डेमा को नहीं ब्रीच कर पा रहा है, वहां पे भी आके एक इमीडिएट बाइंग देखने मिल रहा है, तो आने वाले दिनों पे मेरे को एमसीएक्स में 7400 और 7800 तक के भी टारगेट्स जो है क्रूड में बनता नजर आ रहा है। जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स को मेंटेन कर रहा है, तो जैसे ही ये 6850 के ऊपर थोड़ा सा एक वीक भी अगर क्लोजिंग सस्टेन कर जाएगा तो हायर एंड के लेवल्स बहुत तेजी से स्विफ्टली ओपन हो जाएंगे। और नेचुरल गैस के बारे में फिर क्या रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट फाइनली बनता हुआ नजर आया है, लेकिन वॉलेटाइल मूव्स अब भी यहाँ पर कायम। नेचुरल गैस को जैसे मैं देख रहा था मनीषा जी, इसमें 2016, 2020 और 2024 के अगर हम लोग डेटास को देखते हैं तो यहाँ पे हर बार ये 4 साल के में एक लो बना के वहां पे एक रिबाउंड करता है। तो इस बार नेचुरल गैस का आई थिंक 127 के करीब का जो जोन बना था वो वहां पे एक बॉटम साइड बन चुका है। थोड़ा सा कहीं अगर डिप मिलता है 155, 154 के करीब पे, तो 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि वीकली चार्ट पे रिबाउंड करके एक अच्छा मूव देखने मिला है, तो आने वाले दिनों में 180 प्लस के टारगेट्स नेचुरल गैस में देखने मिल सकते हैं। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कर लेते हैं, और अजय शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले मसालों के साथ करना चाहेंगे। एक खरीदारी ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्दी और धनिया में लगातार हमने बाजार की तरफ से आते हुए देखी है, जीरे में मुनाफा वसूली है, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जी पूरे एग्री पैक की बात करें तो मसाले के अंदर अभी रिसेंटली मैं अहमदाबाद भी गया था एफआईज के मीट में, तो फंडामेंटल साइड में हमने देखा कि इस बार खास करके अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में एरिया काफी बड़ा था। प्रोडक्शन भी हम देख रहे हैं कि काफी बढ़कर आया है, जो एफआईज ने दिए हैं 1 के ऊपर के फिगर्स है, जिसका रिफ्लेक्शन हमने प्राइसेस में पढ़ते हुए देखा। बट मुझे लगता है 65,000 से प्राइसेस ऑलरेडी टूट के डिस्काउंट हो चुका है, तो एक कंसोलिडेशन बेस रहेगा। आज नो डाउट हमने लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखी है, बट जैसे जैसे भाव बढ़ेगा अराइवल प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक दायरा बना हुआ रहेगा। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 23,500 का सपोर्ट रहेगा और हाइट साइड में 26,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी का इस बार प्रोडक्शन में करीबन 35% का कमी बताई जा रही है, अराइवल में भी कमी है, जिसके चलते प्राइसेस ने 17,500 का भी लेवल क्रॉस कर चुका है, बट टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो बेटर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, जहां पे 17,000 पे लेना चाहिए, 16,700 का स्टॉप लॉस रखिए, 17,800 तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉप आने पे ही लीजिए। लास्ट अगर हम धनिया की अगर बात करते हैं तो धनिया में भी हमने देखा इस बार स्विंग में कमजोरी थी, प्रोडक्शन भी इस बार कम रहेगा, जिसका सपोर्ट पूरा मिलेगा। उम्मीद थी कि प्राइसेस में गिरावट आएगी, तो आज 8,050 तक का लेवल जरूर देखा गया था, वो एक बाइंग का लेवल है। तो मुझे लगता है 8,050 पे लीजिए, 7,900 तक का स्टॉप लॉस रखिए, 8,300 का टारगेट रहेगा, तो 8,300 के लिए धनिया लेके चला जा सकता है।
ऑलराइट, काफ़ी चॉपी मूव यहाँ पर धनिया के चार्ट में नजर आ रही है पिछले 3 या 6 महीने में, लेकिन एक अप ट्रेंड मूव डेफिनेटली यहाँ पर हल्दी के चार्ट में नजर आई है, जहाँ पर एक तरफा तेजी ग्रेजुअल ही सही और मुनाफा वसूली के साथ, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पर काफ़ी क्लियर बनती हुई। अजय, गुआर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये फिर से अटकता हुआ नजर आया है। हम जानते हैं कि जितना प्रोडक्शन है सामने उतना कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर हेजर्स का या स्टॉकिस्ट का आता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन जो फिलहाल के जो ट्रेंड्स हैं उसमें प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, लास्ट वीक गवार का भी एक सेमिनार जयपुर में था जब कुछ फंडामेंटल डिस्कशंस भी हुए थे। मुझे लगता है फंडामेंटल में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट एक रेंज बन चुकी है। पिछले 3-4 महीने में हमने देखा 5100 के नीचे प्राइस नहीं जा पा रही है, ना ही 5600 के ऊपर। तो एज ऑफ ना कोई अट्रैक्टिव बैट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई बड़ा चाल आए। बट मुझे लगता है जैसे हम मार्च के बाद अप्रैल में जाएंगे तो प्राइसेस में एक अच्छा बाउंस मिलेगा, बट टाइमिंग एक दायरा बना हुआ है, इसी दायरे में प्ले करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि 5180 के करीब लेना चाहिए, 5100 का स्टॉप लॉस। लिमिटेड अपसाइड 5400 तक का लेवल मिलेगा। गवार गम में कल हमने देखा था प्राइसेस 10,000 का लेवल ब्रीच कर गया था, बट आज रिकवर वापस कर गया है। तो मुझे लगता है 10,000 पे लेके चलिए, 9,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 10,400 तक के टारगेट हम गवार गम में भी देख पाएंगे। जहाँ तक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की बात है, एग्रीकल्चर में अजय सिर्फ गुआर ही नहीं, काफ़ी हद तक हमने कैस्टर में एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो वहाँ गिरावट है। रबर में काफ़ी अच्छे हाइज बनने के बाद मुनाफा वसूली यहाँ पर भी है। काफ़ी हद तक यही हाल कॉटन का भी बनता हुआ नजर आया है। जो क्रॉस कमोडिटी स्पेस में जो मुनाफा वसूली है अपने हाइज से, क्या क्या और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? देखिए, डेफिनेटली अगर हम पिछला 2023 में देखें तो हमने सारी ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में जाते हुए देखा। तो जो जनरली इंडस्ट्रियल कमोडिटी उनका ऑफटेक कम हो जाता है, जिसके चलते हमने कॉटन का एग्जांपल, जैसे भी आपने बताया, कॉटन हमने देखा था कि 2 साल पहले 150 सेंट होने के बाद नीचे में 70 से 85 सेंट के बीच में चल रही है। लेकिन अब सेंट्रल बैंक काफी एक्टिव हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कॉटन में बाउंस आते हुए देखा, जो अब 95 सेंट तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी कॉटन को बेनिफिट होगा। कैस्टर में गिरावट का कारण ये भी है कि सी के जो नए अपडेट्स आए हैं, जहां पे 20 लाख के ऊपर की क्रॉप बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये फॉल है। बट आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली प्राइसेस को वापस सपोर्ट मिलेगा 5650 के करीब। हायर साइड लिमिटेड है क्योंकि सप्लाई अच्छी है, जो अपसाइड में मुझे लगता है वापस 58, 50, 59 लेवल दिखा देगा। कॉटन के साथ साथ कॉटन सीड ऑयल केक में भी मुझे लगता है जो बड़ी गिरावट आनी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अब धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में भी 2650-60 की रेंज में लेके चलिए। 2720 का लेवल तोड़ता है तो 2780 तक का भी लेवल दिखा देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं एग्रो और नॉन एग्रो स्पेस में, काफ़ी सारे डिटेल्स में यहाँ पर बात की गई है और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको वहाँ पर रणनीति भी बना के दी है। बहुत शुक्रिया अजय, विकास, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, इसी के साथ लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।